हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ बंटी और मैं आज आपके साथ एसएससी सीजीएल टीयर 1 का ऑफिशियल पेपर डिस्कस करूंगा जो हेल्ड हुआ था 17 जुलाई 2023 को। उसका हम इंग्लिश पोर्शन डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हमारा सेकंड शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये कह रहा है यहाँ पर, एनी फीमेल एनिमल विच फीड्स इट्स यंग ऑन मिल्क फ्रॉम हर बॉडी। तो ठीक है, तो हमें बताना है कि कोई भी फीमेल एनिमल जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है। ठीक है, तो वर्टिब्रेट सबसे पहला ऑप्शन है वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स क्या होता है? जिनकी बैकबोन होती है। ठीक है, कशेरुकी की हिंदी में इन्हें कहते हैं। तो ये तो नहीं है। पैरासाइट, पैरासाइट क्या होता है? ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स ऑन अदर वंस, मीन्स परजीवी होते हैं जो दूसरे के ऊपर जीवित रहते हैं। ठीक है, और थर्ड है मैमल। मैमल ही होते हैं स्तनपायी, तो यही इसका सही आंसर है। मैमल ही होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन क्या है? फौना। फौना क्या है? किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले एनिमल को फौना कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? मैमल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्टेन टू हैपन। सर्टेन टू हैपन का वन वर्ड बताना है हमें, क्या होगा? देखो, फर्स्ट है जस्टिफाइबल। जस्टिफाइबल का मतलब होता है रीजनेबल, मीन्स जिसे हम जस्टिफाई कर सकते हो रीजन से। ठीक है, तो ये तो नहीं है। दूसरा है इंडिस्पेंसिबल। अब देखो, इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है पेन है। पेन के लिए जो इंक है ना, वो इंडिस्पेंसिबल है। अगर पेन में इंक नहीं होगी तो वो चलेगा ही नहीं। ये होता है मतलब बहुत ज़रूरी, without which you cannot do your work or anything। ठीक है, कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल मीन्स जिसे कन्वर्ट किया जा सके। और फोर्थ है इनएविटेबल। यही इसी का मतलब होता है सर्टेन टू हैपन, निश्चित। इस वर्ड्स को मैंने अपने जो वोकेबलरी के शॉर्ट्स में बनाता हूँ उसमें भी डिस्कस किया था, इनएविटेबल। ठीक है, सर्टेन टू हैपन। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। तो जैसे कि आपको फर्स्ट वर्ड अगर आपको पता चलो, नेफ्यू की स्पेलिंग अगर आपको पता हो तो फर्स्ट ही हमारा इनकरेक्ट है। नेफ्यू का मतलब हमारा क्या होता है? भतीजा या भांजा। ठीक है, फादर की स्पेलिंग ठीक है, नीज की स्पेलिंग भी ठीक है, NIE होता है। ठीक है यहाँ पर, और अंकल की भी ठीक है, तो नेफ्यू। ओके, तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ। इसमें हमें एंटोनिम बताना है इंडोलेंट का। देखो, इंडोलेंट वर्ड जो है इसका मीनिंग होता है लेज़ी। ठीक है, सुस्त होना। ठीक है, तो हमें एंटोनिम बताना, तो लेज़ी तो पहले ही वर्ड दे रखा है, ये नहीं होगा इसका एंटोनिम। जो सिनोनिम है, अनस्किल्ड भी इसका एंटोनिम नहीं होगा। एक्टिव, एक्टिव इसका एंटोनिम होगा। ठीक है, और स्लगिश, स्लगिश का मतलब भी सुस्ती होता है, स्लो, जो वर्क करता है स्लोली, स्लगिश। ठीक है, तो एंटोनिम क्या होगा? एक्टिव। नेक्स्ट हम देखते हैं टेंस। द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट sought to establish the conception of freedom and social welfare as the goal of an independent Indian state, resulting in fundamental rights and directive principles। तो हमें इस पार्ट को क्या करना है? सब्स्टिट्यूट कंसेप्शंस ऑफ फ्रीडम। कंसेप्शंस क्या होता है? इस अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, और यहाँ पे हमें इन चारों में से देखना होगा क्या आएगा, लेकिन पहले एक बार हम इसको समझना पड़ेगा। ये लाइंस तीनों चारों कह क्या रही हैं। अगर हम इसको सही से समझ पाए तो हम फिर बहुत ईजिली इसको मार्क कर देंगे। ये कह रहा है इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो था ना, उसका एम क्या था? इस्टेब्लिश करना। क्या क्या इस्टेब्लिश करना था उसका एम? सोशल वेलफेयर एज द गोल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट, जिसका रिजल्ट क्या हुआ? फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आए। तो इस्टेब्लिश द प्रोसीजर ऑफ फ्री माइंड, नहीं। कंसेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, शायद ये हो सकता है। अगला देखते हैं, सिम्बल्स ऑफ विक्ट्री, नहीं। मेथड्स ऑफ सिंपैथाइज, हमें क्लियरली पता चल गया फर्स्ट रीडिंग में, ये दोनों तो नहीं है। ठीक है, सिम्बल्स ऑफ विक्ट्री एंड सोशल वेलफेयर या कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी। तो जो हमारा इंडिपेंडेंस मूवमेंट था वो लिबर्टी से रिलेटेड था ना, तो कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी एंड सोशल वेलफेयर। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी। देखो, ये सिक्स्थ क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या बताना है? सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन अ पैसिव वॉइस। अब हमें इसे पैसिव बताना है। देखो, पैसिव वॉइस जब भी बताना हो ना, तो आपको पूरा सेंटेंस इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है। पैसिव बनता किसका है? ओनली वर्ब का। तो हमें बस
वर्ब देखनी होती है चारों में फटाफट मैच करके, और उसके बाद उसे पूरा कर देते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, देखो यहाँ लिखा है पैसिव होता गया है बी की फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर कोई मॉडल यूज़ हुआ है तो मॉडल के बाद बी की फॉर्म फिर थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब देखो माइट और हैव तो रहने ही वाला है, इसमें वर्ब को हम सिर्फ चेक करेंगे। अब देखो सेकंड वाला तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि पहले इन्होंने कुछ रिसर्च वर्ब यूज़ कर दिया, माइट वर्ब बाद में यूज़ करिए, सॉरी ये हो सकता है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है, हमें माइट से चेक करना है। ठीक है, सब्जेक्ट है यहाँ पर, यह रिसर्च ये है ना, यहाँ से बनाया हुआ। ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट बन जाता है ऑब्जेक्ट। तो हम पूरा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट ना बना करके तुरंत सिर्फ वर्ब को देखें और तुरंत वर्ब चेक करें कि कौन सी पैसिव है, और कट करते चलें और फटाफट हमें पता चल जाएगा। माइट हैव, ठीक है, इस वर्ब को पकड़ के रखना, इसी का हमें पैसिव बनाना है। पैसिव में ये ध्यान रखना है टेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, इसमें हैव गायब है। थर्ड माइट हैड, ये भी नहीं होगा, टेंस प्रेजेंट का ये पास्ट कर दिया। थर्ड क्या है, माइट हैव बीन। ठीक है, देखो यहाँ माइट भी है, हैव भी है, और ये पैसिव भी है, बी की फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये सारा हमारा वर्ब हो गया चेंज। और लास्ट वाले में देखो यहाँ पे माइट हैव है, बाकी है ही नहीं कुछ, तो क्या बना, यही वाला हमारा करेक्ट। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। द पुलिस वर ऑन हाई अलर्ट ऑन अकाउंट ऑफ डैश कन्विक्ट हु हैड किल्ड मैनी पीपल। अभी कह रहा है पुलिस हाई अलर्ट पे है, किस वजह से कि एक जो कन्विक्ट था जिसने बहुत सारे लोगों को मारा था, क्या हो गया, रन आफ्टर। अब देखो रन आफ्टर का मतलब था परस्यू करना, किसी के पीछे भागना। नहीं, पीछे नहीं भाग रहे हैं यहाँ पे पुलिस, ऐसा तो नहीं कहा जा रहा है इस सेंटेंस में। देखो आपको सेंटेंस समझना ही पड़ेगा, जब तक आपको सेंटेंस थोड़ा समझ नहीं आएगी सेंस, तब तक आप ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये कह रहा है पुलिस वर ऑन हाई अलर्ट, किस वजह से, डैश कन्विक्ट, किसी कन्विक्ट की वजह से, हु हैड किल्ड मैनी पीपल। तो रन आफ्टर, उसके पीछे भाग रही है, ऐसा तो नहीं कहा जा रहा। वॉक अवे, तो जब कोई, ये तो है नहीं इसका ऑप्शन, इलोप्ड। क्यों नहीं है, क्योंकि जब कोई दो लोग भाग के शादी कर लेते हैं उसी को कहते हैं इलोप्ड। ठीक है, अब ये जो आपका है वॉक अवे, वॉक अवे का मतलब क्या होता है कि देखो वॉक का मतलब चलना और अवे का मतलब दूर जाना। ये जब फ्रेजल वर्ब के रूप में यूज होता है तब किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बच के निकल जाना या भाग जाने के सेंस में यूज़ होता है। ये इसका आंसर। तो बचा क्या, रन अवे। तो रन अवे का मतलब क्या होता है, जो भाग गया है। इसका करेक्ट आंसर देखो, वॉक वे क्लियर नहीं हुआ होगा उस समय, तो वॉक अवे लगा दिया। वॉक अवे का मतलब है किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बच के निकल जाना या चले जाना। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 8th क्वेश्चन है, एंटोनिम बताना है पैट्रियट का। देखो अब इसमें अगर आपको पैट्रियट वर्ड पता है तो डायरेक्ट आप एंटोनिम देखना शुरू कर दो। अगर आपको थोड़ा सेंस क्लियर नहीं है तो एक बार सेंटेंस भी रीड कर सकते हो। वैसे पैट्रियट का मतलब देशभक्त होता है। ठीक है, नेशनलिस्ट एकदम सिनोनिम ही हो गया। ड्यूटीफुल, ये भी इसका सिनोनिम सही है लगभग। ट्रेटर, ट्रेटर क्या होता है, गद्दार। का एंटोनिम क्या होगा, लॉयल, वही ईमानदारी हो गया ना, वफादार। तो पैट्रियट का एंटोनिम ट्रेटर। ठीक है, क्वेश्चन लाइन भी पढ़ लेते हैं। ही रिगार्ड्स हिमसेल्फ एज अ पैट्रियट, वो अपने आप को क्या मानता है, पैट्रियट। पैट्रियट क्या होता है, देशभक्त। एंटोनिम क्या होगा, गद्दार, ट्रेटर। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट में भी हमें एंटोनिम बताना है। देखो लूसिड वर्ड है, अब इतना पढ़ोगे सेंटेंस तो आपका टाइम लगेगा। ठीक है, अदरवाइज आपको देख गया लूसिड वर्ड है, सेंस अगर एक बार आपको नहीं क्लियर है तो एक बार रीड कर लीजिए सेंटेंस। अदरवाइज इसको पता है लूसिड मीन्स क्लियर होता है, तुरंत एंटोनिम देखना है। तो फिर क्या होगा, ऑर्डरली नहीं, एम्बिग्यूअस, हाँ ये हो सकता है। एम्बिग्यूअस का मतलब क्या होता है, समथिंग विच इज़ नॉट क्लियर। ठीक है, मतलब हिंदी में कहते हैं अनेक अर्थी, जिसको आप एक से ज़्यादा मतलब इसके समझ सकते हो। लूसिड का मतलब तो वेरी क्लियर, और एम्बिग्यूअस का मतलब नॉट क्लियर, तो यही इसका एंटोनिम है। बाकी अगला आंसर क्या होगा, एम्बिग्यूअस। अब यहाँ लास्ट 10th क्वेश्चन क्या है, ईडियम है, स्क्रैप द बैरल। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, देखो स्क्रैप का मतलब क्या होता है, बचा कुचा। ठीक है, ऐसे कई बार स्क्रैप डीलर भी सुना होगा आपने वर्ड, कबाड़ी, कबाड़ा, ये सब। ठीक है, और बैरल क्या होता है, वो लकड़ी के जो गोल से होते हैं ना, हिंदी में मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, लेकिन पहले बहुत एंशिएंट टाइम में बहुत यूज़ होते थे वो ऑयल वगैरह को स्टोर करने के लिए। तभी आज के टाइम में आपने सुना होगा कि ऑयल पर बैरल इतना बढ़ गया, तो इसलिए वो बोलते हैं, एक बैरल में ऑयल होता है ना 159 समथिंग कुछ। ठीक है, तो बैरल वो होते हैं।
तो स्क्रैप द बैरल, मतलब अगर हम सेंस लगाना चाहें कि जो बैरल है उसके स्क्रैप भी, मतलब बिल्कुल बॉटम पे भी जो चीज़ रह गई है उसको भी निकालना, तो क्या सेंस बन रहा है? इसका मीनिंग एक्चुअली ये होता है, टू फोर्स टू यूज़ वंस लास्ट एंड वीकेस्ट रिसोर्स, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये भी ईडियम है, डाइम अ दर्जन। देखो ये बहुत रिपीटेड ईडियम है, डाइम अ दर्जन। इसका मतलब होता है समथिंग वेरी कॉमन, ठीक है। जैसे दर्जन हमारे यहाँ कॉमन है, सबको पता होता है, दर्जन में 12 होता है, याद करने के लिए बता रहा हूँ। दर्जन में क्या होता है? 12। तो डाइम अ दर्जन मीन्स समथिंग विच इज़ वेरी कॉमन। तो देख लीजिए इसमें से कौन सा फिट होता है। हर आइडियाज़ वर वर्थ अ डाइम अ दर्जन एंड डिड नॉट इम्प्रेस द बॉस। ये लग रहा है ये हो सकता है। बाकी आगे पढ़ते हैं, द कॉन्सर्ट टिकट वर अ डाइम अ दर्जन एंड सोल्ड आउट क्विकली। अगर कोई बहुत चीज़ कॉमन है तो बहुत जल्दी नहीं बिकेगी, ये नहीं है सेकंड वाला। जल्दी जल्दी रीड आउट करके समझते भी चलना, ठीक है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज़ बहुत जल्दी हो जाते हैं अगर आपको सेंस क्लियर हो ईडियम की। द रेस्टोरेंट हैड सम डिलीशियस डेजर्ट्स दैट वर अ डाइम अ दर्जन। अब ये कैसे हो सकता है कि अगर रेस्टोरेंट के पास डिलीशियस डेजर्ट्स मिठाई हैं और वो बहुत कॉमन हो, है ना, नहीं हो सकता ना, तो ये भी नहीं है। लास्ट है द एंटीक स्टोर हैड सम रेयर फाइंड्स बट दे वर अ डाइम अ दर्जन। अब वो कह रहा है एक तरफ एक तो एंटीक है और फिर कह रहा कॉमन है, तो ये भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा? फर्स्ट, ठीक है। जो उसके हर आइडियाज़ क्या थे? वर्थ डाइम अ दर्जन, मतलब क्या थे? उसके बिल्कुल कॉमन थे, जिस वजह से क्या नहीं हुआ? बॉस इम्प्रेस नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 12th। आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट करेक्टली यूजेस द इनडेफिनेट आर्टिकल। हमें वो सेंटेंस देखना है जिसमें इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करेक्ट हो। इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? ए एन। डेफिनेट होता है द। तो देखो सबसे पहले इंडिया, देखो इंडिया के आगे आई है ना, वॉवल है। देखो इसे हिंदी वाले वॉवल और हिंदी के स्वर और व्यंजन से करके देखा करो, बहुत ईजिली हो जाएगा। अगर जैसे हमने इंडिया पढ़ा तो ई से आ रहा है ना, ई क्या है? एक स्वर है हिंदी पे, तो ई के आगे क्या आना चाहिए? एन, ठीक है। तो फर्स्ट वाला तो गलत है, सेकंड वाला सही है। और देखो उसमें आर्टिकल एन, यूरोप। अब देखो इंग्लिश के ए वोवल से देखोगे तो यूरोप सही लगेगा, लेकिन अगर से आप यू अगर बोल के देखोगे तो यू, यानी कि य के ऊपर ऊ की मात्रा, य आ रहा है ना, य, तो य क्या है? व्यंजन। तो व्यंजन के आगे क्या आना था? ए, ठीक है। तो एन तो यहाँ गलत हो गया, समझ गया ना ये वाला कॉन्सेप्ट। हिंदी के स्वर है तो एन, और हिंदी के व्यंजन है तो ए, प्रोनाउंस करने में। देखो इंग्लिश में अगर हम देखेंगे वॉवल तो ई है, ई के हिसाब से एन सही है, लेकिन अगर हम इसे प्रोनाउंस करें तो यू बोलेंगे ना, यूरोप, यूरोप, य का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? ए। यहाँ पे इंडियन, ठीक है। यहाँ पे देखो ये वाला करेक्ट सेंटेंस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। देखो इसमें फ्रूटफुल, ठीक है। अंक्शियस, फ्रूटफुल तो आपको पता है प्रोडक्टिव होता है। अंक्शन क्या होता है? तो महलम जो होता है ना, ऑइंटमेंट, उसी को कहते हैं। अब देखो विलफुल और क्रेडल, क्रेडल की स्पेलिंग, ठीक है, बच्चे के पालने को कहते हैं विलफुल, इसमें डबल एल लगा रहता है, सिंगल एल यूज़ होता है, ठीक है। तो यही इसका, वही जिद्दी बच्चों को कहते हैं ना, विलफुली, जानबूझकर, सॉरी। तो यही था इसका आंसर, डबल एल नहीं आता, ठीक है। एक बार फुल हो गया तो डबल एल लगा के दोबारा क्यों फुल कर रहे हो, इस टाइप से याद रख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा अंडरलाइन सेगमेंट को देखना है हमें। क्या कह रहा है? ओनली द आर्टिस्ट सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स अंडरलाइन इन द सेंटेंस। तो द आर्टिस्ट हु मेक स्कल्पचर्स, जो स्कल्पचर्स बनाते हैं उसको कहते हैं स्कल्प्टर। ये तो करेक्ट आंसर, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये। पोर्टर कुम्हार को कहते हैं, आर्टिसन और पेंटर, ठीक है। आर्टिसन कौन होते हैं? मूर्तिकार, और स्कल्पचर जो स्कल्पचर्स बनाते हैं उनको कहते हैं स्कल्प्टर। पोर्टर कुम्हार को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। पेमेंट्स कैन बी मेड बाय डैश और इन कैश। तो पेमेंट किससे मेड किया जा सकते हैं? कैश में और चेक में नहीं, चीक में नहीं, चेक में, चेक और इन कैश में, यही सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं ट्रेटर। ट्रेटर अभी वर्ड पीछे भी आया था, मैंने बताया था क्या होता है इसका मतलब? गद्दार, वन हु इज़ नॉट लॉयल, ठीक है। तो इसका एंटोनिम बताना है, तो एंटोनिम क्या होगा? ऑनेस्ट। हाँ देखो ऑनेस्ट बहुत क्लोज वर्ड है, लगा सकता कोई बच्चा, और पहले नंबर पे दिया हुआ है, और लास्ट वर्ड लॉयल दिया हुआ है। देखो डिफेंडर, जो डिफेंड करता है, ठीक है।
बिट्रेयर, बिट्रेयल, इसका मतलब भी होता है ट्रेटर, गद्दार। बिट्रे का मतलब भी होता है बिट्रेयर, वो जो धोखा करता है, ठीक है। तो डिफेंडर और बिट्रेयर तो आप हटा ही दोगे। ऑनेस्ट, ईमानदार, ठीक है। और लॉयल, इसका अपोजिट होगा एग्जैक्ट। ट्रेटर का मतलब क्या होता है? वन हु इज़ नॉट लॉयल। तो एंटोनिम क्या हुआ? लॉयल, ठीक है। ध्यान रखना, बहुत क्लोज का था ये, गलती हो सकती थी, इसलिए कहते हैं चारों ऑप्शन एक बार देख लेने चाहिए। नेक्स्ट है ग्रामेटिकल एरर बताना है हमें। शी ऑलवेज इन्वाइट मी टू डिनर। देखो क्लियरली दिख रहा है, शी जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है और इसके बाद वर्ब क्या होगी? सिंगुलर यूज़ होगी, और यहाँ पे क्या आएगा? एस। बाकी तो ठीक है, इनवाइट्स, ठीक है। देखो वर्ब जो होती है ना, वो नेचुरली, ये समझ लीजिए जैसे अगर मैं बोलता हूँ पेन, पेन क्या एक नाउन है, ठीक है। अगर नाउन में हम एस लगाएंगे तो पेन्स हो गया, यानी कि वो प्लूरलाइज हो गया। जब भी हम नाउन में एस लगाते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। लेकिन वर्ब के साथ उल्टा होता है, अगर वर्ब में हम एस या एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बन जाती है। और ये तो आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट याद रखना, जब भी हम वर्ब में एस या एस लगाएंगे तो वो सिंगुलर बन जाएगी। शी सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इनवाइट वर्ब भी हमारी थर्ड वाइट्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं, ये भी पैसिव का। अब देखो वॉज है, ठीक है। वॉज के बाद क्या लिखा हुआ है? वॉज मेड, ठीक है। बी की फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म। अब वॉज है, यानी कि ये पैसिव किसका बना होगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म का। तो और बाय हुम का क्या, हु का क्या होता है? बाय हुम। तो हु मेड द कॉफ़ी। देखो पहला ही सेंटेंस करेक्ट है, बाकी सब करेक्ट नहीं होंगे। देखो ये क्या है? हैड मेड, हु हैड मेड द कॉफ़ी। देखो हैड का जब हम पैसिव बनाते हैं तो क्या करते हैं? बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। देखो यहाँ तो बीन के बाद कोई लगी नहीं है, ये नहीं होगा। ये तो टेंस ही चेंज कर दिया, ये होगा भी नहीं। और ये भी टेंस चेंज कर दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट कर दिया, प्रेजेंट परफेक्ट कर दिया। टेंस चेंज नहीं होगा, पास्ट है तो पास्ट होगा। तो पास्ट में सिर्फ ये दोनों थे, हैड वाला होगा नहीं, ठीक है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर इसका पैसिव होता तो हैड बीन करके लिखा होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला है। एक बार मैं आपको पैसिव बता दूंगा, बहुत ईजिली कर लो, ठीक है। लेकिन ऑप्शन चेक करने में टाइम लग जाता है, लेकिन डिटेक्ट कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंटोनिम बताना है, ठीक है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। क्या लिखा है? एट अ डिसएडवांटेजियस। डिसएडवांटेज का एंटोनिम क्या होगा? एडवांटेजियस। पावर्ड नहीं, प्रिविलेज्ड। हाँ, अधिकार, विशेष अधिकार होते हैं प्रिविलेज, एक तरीके से एडवांटेज होना प्रिविलेज। यूजलेस नहीं, अनहैप्पी नहीं। देखो प्रिविलेज्ड ही इसका आंसर होगा, आप चाहो तो पूरा पढ़ सकते हो, लेकिन जब एग्ज़ाम में टाइम कम होता है, एक बार अगर आपको इसका सेंटेंस करेक्ट एंटोनिम पता चल पा रहा है तो ठीक है, अदरवाइज इसको पढ़ना ही पड़ेगा आपको, सेंस क्लियर हो जाएगी। और ओके, जैसे लिखा है एक बार पढ़ लेते हैं। डेवलप्ड कंट्रीज आर एट अ डिसएडवांटेज टू हैव एक्सेस टू मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्या कह रहा है कि जो डेवलप कंट्री है वो डिसएडवांटेज है उन्हें, किस चीज़ का? एक्सेस है उन्हें, कि उनके पास एक्सेस है मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। डिसएडवांटेज नहीं, उनकी एडवांटेज है, प्रिविलेज्ड है। डेवलप कंट्रीज आर प्रिविलेज्ड टू हैव एक्सेस टू मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी। डेवलप कंट्री जो है उनके पास एक विशेष अधिकार यह है कि वो मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी को एक्सेस कर सकती है, ठीक है। तो प्रिविलेज का एंटोनिम। अब ये क्या है? PQRS, इसको देखते हैं हम। अब देखो ये इस टाइप के क्वेश्चंस को, जंबल जो सेंटेंस है इनको कैसे करना होता है। सबसे पहले हम ऑप्शन चेक करेंगे। ऑप्शन में देखो दो सिमिलर हैं और दो नॉन सिमिलर। तो जो सिमिलर वाले हैं सबसे पहले उसी को उठाते हैं। डी से हम स्टार्ट करेंगे। देखो डी एक्हील्स इन ग्रीक माइथोलॉजीज सन ऑफ द मॉर्टल पैलेस, किंग ऑफ मायरमिडस एंड द नेरिथेटिस, ठीक है। अब डी के बाद या तो ए आएगा या बी आएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, ए या बी। अकॉर्डिंग टू होमर और है एक्लीस वॉज द ब्रेवेस्ट, ठीक है। अब ये देखो, अभी हमने एक्लीस से शुरू किया था और नेक्स्ट में फिर एक्लीस की ही बात कर रहा है, तो क्या होगा करेक्ट आंसर? बी, नॉट ए, ठीक है। फिर बाद में इसको एक बार आप जब आपके पास टाइम मिले तो आप सिर्फ वापस आकर के चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस टाइप से इसे करते हैं तो बहुत जल्दी कर पाएंगे, ठीक है। देखो फर्स्ट है अकॉर्डिंग से भी कभी भी हमारी किसी सेंटेंस की शुरुआत नहीं होती। किसी भी सेंटेंस की शुरुआत होती है नाउन या प्रनाउन से होती है, ठीक है। अगर एक सेंटेंस
और ये भी ध्यान रखना, जैसे हमने कोई सेंटेंस स्टार्ट किया तो वो जो नेक्स्ट सेंटेंस होगा ना उससे कनेक्टिव होगा। अगर हमने फर्स्ट सेंटेंस में किसी की तारीफ़ की तो नेक्स्ट सेंटेंस में अगर उसके बारे में कुछ बैड लिखना है तो वो उसी से रिलेटेड होगा। जैसे फर्स्ट में मैंने बोल दिया रोहित इज़ गुड बॉय, ठीक है, तो नेक्स्ट में अगर जब मैं यूज़ करूँगा ना तो नेक्स्ट में उसके लिए या तो रोहित ही वर्ड यूज़ कर दूँगा, नहीं तो फिर मैं प्रोनाउन यूज़ करूँगा ही इज़ बट ही इज़ ऑनेस्ट। तो ठीक है, कनेक्टिविटी हमें चेक करनी होती है। इसी से मैंने इसमें बहुत जल्दी गेस कर लिया कैसे कि एक्लीस की बात हुई है, तो नेक्स्ट सेंटेंस जो बी वाला है उसमें एक्लीस की ही बात हो रही है। लेकिन जो डी इसमें थर्ड ऑप्शन दिया उसमें तुरंत अकॉर्डिंग टू होमर बोल दिया उसने, ठीक है, तो ये थोड़ा सा था, तो मैं इन दोनों में से डिटेक्ट कर लिया कि आंसर यही होगा। ठीक है, इस तरीके से इसको जल्दी करते हैं, अदरवाइज़ आप 4-4 सेंटेंस पढ़ोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन आप इसे बुक मार्क करके रख लीजिए ताकि जब आप पे टाइम मिले तो एक बार आप इसे रीचेक कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप हमारे ये क्या आ गए हैं, सबसे इजी होता है, बस जो उसमें सेंस लगा लेगा बहुत इजी ऑप्शन फिल कर देता है वो। ठीक है जी, चलिए इसको पढ़ते हैं। एम्बिशन इज़ अ वाइटल इंग्रेडिएंट फॉर सक्सेस, बिल्कुल ठीक बात है। विदाउट एम्बिशन टू पुश अस वी विल नॉट बी डैश ऑफ ग्रेट अचीवमेंट। क्या है, देखो, वी विल नॉट बी एबल, एबल के साथ तो टू होता है तो ये होगा नहीं, कैपेबल ऑफ, इस यहाँ सेंस बनने वी विल नॉट बी कैपेबल ऑफ ग्रेट अचीवमेंट्स, ड्यूरेबल ऑफ और क्यूरेबल ऑफ नहीं होगा, कैपेबल ऑफ ग्रेट अचीवमेंट। वी ऑल नीड दैट स्पेशल समथिंग dash ourselves to give us the willpower to reach a higher goal. तो we all need that special something in ourselves, with ourselves, without ourselves या within ourselves। हाँ, within ourselves की क्या कह रहा है, we all need that something within ourselves कि हमारे अंदर कुछ ऐसा स्पेशल होना चाहिए जो हमें क्या दे, विल पावर। इन और विदिन बहुत क्लोज है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे विदिन ही सुटेबल वर्ड होगा क्योंकि हम क्या कहना चाह रहे हैं कि हमारे अंदर कुछ ऐसा होना चाहिए, ठीक है, इस टाइप से, ताकि कर सकें हम विल पावर टू रीच हायर गोल। हाँ, हायर गोल डैश वी इमेजिन अवर सेल्फ कैपेबल देन दैट वर्ड। देखो, अगर आप देख पाओ तो यहाँ पे देन और देन दो दे रखे हैं, ठीक है, ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करने के लिए दिए हैं और इनमें से ही एक आंसर होगा। ठीक है, एट समथिंग विद इन अवर सेल्फ टू गिव अस द विल पावर टू रीच अ हायर गोल डैश वी इमेजिन अवर सेल्फ कैपेबल। तो हमारे अंदर कुछ ऐसा होना चाहिए जो हमें विल पावर दे जिससे कि हम हायर गोल पर पहुंच पाएँ। डैश होगा ताकि हम अपने आप को क्या कर सकें, इमेजिन कि हम कैपेबल है। तो यहाँ पे देखो देन दे रखे हैं, अगर आप देख पाओ जल्दी से अगर गैस कर पाओगे तो समझ जाओगे कि इनमें से एक आंसर होगा क्योंकि ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करने के लिए दिया है। देखो, ये जो देन होता है ना, ये कंपैरिजन वाला होता है, ये वाला, और यहाँ कंपैरिजन ही हो रहा है, और ये जो टाइम के लिए देन का यूज़ होता है, ठीक है, तो आंसर क्या होगा, देन। आगे है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, देन वी इमेजिन अवर सेल्फ कैपेबल के साथ क्या यूज़ होता है, ऑफ। अभी हमने ऊपर भी देखा था, फर्स्ट क्वेश्चन में भी यही था, बहुत इजी था ये, कैपेबल ऑफ, येट एम्बिशन, ठीक है, डैश मनी एंड फायर इज़ अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। अब कह रहा है एज मनी एंड फायर, एज का यूज़ नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, लाइक मनी एंड फायर, ठीक है, ये लाइक का यूज़ होगा, लाइक मनी एंड फायर इज़ अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। ठीक है, लाइक का मतलब क्या है, सिमिलर या सिमिलैरिटी का जब भी हमें दिखाना हो तो हम लाइक का यूज़ करते हैं, ठीक है। एज का यूज़ हमें करता है कंपैरिजन दिखाने के लिए, ठीक है। जैसे कि आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि मतलब जैसे ही वर्कड हार्ड एज अ वेटर व्हेन ही वाज यंग, तो उसने वर्क हार्ड किया वेटर की तरह, ठीक है। कंपैरिजन करा है उसने कि जो पर्सन है उसने उसका कंपैरिजन हमने वेटर के साथ किया कि ही वर्क हार्ड एज अ वेटर जब वो यंग था। लेकिन जब लाइक का यूज़ करना होता है तो हम सिमिलैरिटी दिखाते हैं। मैंने कहा इट इज़ लाइक अ ह्यूमन बीइंग,
जैसे मैंने किसी डमी को देखा और मैंने कहा इट इज़ लाइक अ ह्यूमन बीइंग, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस डमी को ह्यूमन बीइंग से कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, सिमिलैरिटी दिखा रहा हूँ। तो लाइक का यूज़ जब भी हम करते हैं तो हम सिमिलैरिटी दिखाने के लिए करते हैं, ना कि कंपैरिजन। कंपैरिजन के लिए हम एज का यूज़ करते हैं, ठीक है। मैंने कहा ना ही वर्कड एज अ वेटर, तो मतलब यहाँ वेटर और ही जो पर्सन है उसमें कंपैरिजन हो रहा है। लेकिन जब मैं कह दूँ लाइक तो मीन्स सिमिलर, तो यहाँ पे हम सिमिलैरिटी दिखा रहे हैं, ठीक है, कि लाइक मनी एंड फायर इज़ अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। ये जो क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स के, आप जितना ज़्यादा रीडिंग करोगे उससे आपकी सेंस बनेगी और आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। और आप मेरे साथ मॉक टेस्ट लगाइए, नो डाउट आप बहुत जल्दी इंग्लिश में 40-45 प्लस स्कोर करने लगोगे, ठीक है। और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ग्रामर समझने में ना वोकैबलरी। और इससे क्या होगा, आप ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपका जो कॉम्प्रिहेंशन की वजह से आपकी दिक्कत है वो भी दूर होगी, और आप फेमिलियर होते जाएंगे क्वेश्चन से कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।